वेलकम टू द इंडिया स्टोरी। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने वाले हैं जो धीरे धीरे हर इंडियन की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, क्रेडिट कार्ड कल्चर। ये स्मार्ट स्पेंडिंग है या फिर डेट ट्रैप? वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस तरफ हैं। इंडिया अब एक ऐसे फेज में एंटर कर रहा है जिसे हम क्रेडिट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पहले लोग कैश को यूज करते थे, मतलब कि जितना पैसा पॉकेट में था उतना ही स्पेंड हो सकता था। इससे स्पेंडिंग नेचुरली थोड़ी सी कंट्रोल रहती थी। फिर डिजिटल पेमेंट्स आए, यानी कि यूपीआई और मोबाइल वॉलेट्स। इन्होंने ट्रांजैक्शंस को फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया, लेकिन इस स्टेज पर भी लोग अपना ही पैसा स्पेंड कर रहे थे। अब नेक्स्ट शिफ्ट आया है डेबिट से क्रेडिट की तरफ। यहाँ से रियल चेंज स्टार्ट होता है। अब लोग सिर्फ अपना पैसा नहीं बल्कि बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं, जिसे बाद में रीपे करना होता है। इसी के साथ बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। इसका सिंपल मतलब है कि आप आज परचेज कर सकते हो और पेमेंट बाद में कर सकते हो, यानी स्पेंडिंग इंस्टेंट हो गई है लेकिन पेमेंट डिले हो गया है। ये चेंज सिर्फ सिस्टम का नहीं है, ये माइंडसेट का भी चेंज है। पहले लोग ये सोचते थे कि क्या मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूँ। आज लोग ये ज्यादा सोचते हैं कि इसकी ईएमआई कितनी बनेगी और मैं उसे मैनेज कर पाऊंगा क्या। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर है जहाँ पर लोग अपने कैश फ्लो को बेटर मैनेज कर रहे हैं, या फिर एक डेट ट्रैप बन सकता है ये, जहां पर इजी क्रेडिट की वजह से लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में फाइनेंशियल प्रेशर को फील करते हैं। इसका जवाब सिंपल नहीं है। क्रेडिट अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप उसे यूज कैसे करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन हो, टाइम पर पेमेंट करते हो और इंटरेस्ट को समझकर उसे यूज करते हो तो ये एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल बन सकता है। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के इसे यूज करते हो तो ये धीरे धीरे एक बर्डन बन सकता है। इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि इंडिया में क्रेडिट कल्चर कैसे ग्रो कर रहा है, कौन इससे बेनिफिट कर रहा है, क्या रिस्क्स इन्वॉल्व हैं और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। एंड तक आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये ट्रेंड एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक वार्निंग साइन। अगर हम इंडिया की क्रेडिट कार्ड मार्केट को नंबर्स के थ्रू समझे तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट यूसेज ने काफी अग्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, जो एक स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया में आज 100 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, सिर्फ पिछले 5 सालों में ही क्रेडिट कार्ड्स का बेस ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 2019 के आसपास ये नंबर लगभग 55 से 60 मिलियन था, जो आज 100 मिलियन के ऊपर क्रॉस कर चुका है। इसे हम रफली 18 to 20% कैगर ग्रोथ एस्टिमेट कर सकते हैं। स्पेंडिंग साइड पर भी ग्रोथ इक्वली स्ट्रॉन्ग रही है। FY20 में टोटल एनुअल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आरबीआई पेमेंट सिस्टम स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये नंबर FY23 तक बढ़कर 14 लाख करोड़ रुपीस हो गया और FY24 में ये 18 लाख करोड़ रुपीस से भी ऊपर निकल गया। अगर मंथली ट्रेंड हम देखें तो इंडिया में हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हो रहा है। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू ने भी एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। 2024 में ओवरऑल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस का वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जो क्लियरली ये दिखाता है कि क्रेडिट कार्ड्स अब सिर्फ लग्जरी टूल नहीं है बल्कि मेन स्ट्रीम पेमेंट मेथड बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इतनी फास्ट ग्रोथ के बाद भी इंडिया में क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी काफी लो है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स एंड आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन का 8% से भी कम हिस्सा एक्टिवली क्रेडिट कार्ड्स को यूज करता है। अगर इसे हम डेवलप्ड इकोनॉमीज से कंपेयर करें, जहां पर पेनिट्रेशन 50 से 70% के बीच में होता है, तो इंडिया अभी भी अर्ली स्टेज में है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ग्रोथ हम अभी देख रहे हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग फेज हो सकता है। आने वाले सालों में जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेंगे, डिजिटल अडॉप्शन और स्ट्रांग होगा और टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक्सेस भी इंप्रूव होगा, क्रेडिट कार्ड यूसेज और एक्सेलरेट कर सकता है। ये ट्रेंड एक ब्रॉडर शिफ्ट को इंडिकेट करता है। इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बन रहा है, जहां पर स्पेंडिंग कैपेसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और क्रेडिट उस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट इनेबलर बन रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंडिया का क्रेडिट कल्चर फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी अपनी इनिशियल फेज में है। इसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी है और एक पोटेंशियल रिस्क भी, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इवॉल्व्स गोइंग फॉरवर्ड। जब इकोनॉमी में क्रेडिट यूसेज बढ़ता है तो इसका सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट लेंडर्स पर पड़ता है। क्रेडिट कार्ड्स और अनसिक्योर्ड लेंडिंग का पूरा मॉडल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है कि जितना ज्यादा लोग बोरो करेंगे उतना ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अर्न करेंगे। इंडिया में पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 18 से 20 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है, जो लेंडर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करती है। बैंक्स इस सेगमेंट
सेगमेंट के कोर प्लेयर्स हैं और क्रेडिट कार्ड मार्केट में उनका डोमिनेंस क्लियरली दिखाई देता है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स एंड आरबीआई बैंकिंग डेटा, इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 70 to 75% मार्केट शेयर प्राइवेट बैंक्स के पास है, जो इस बिजनेस को अग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं। एग्जांपल्स के लिए क्रेडिट कार्ड इशुएंस और स्पेंडिंग में लीडिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं। साथ ही ऐसे प्लेयर्स का पोर्टफोलियो भी रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, जिनके पास 1.8 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कार्ड्स का बेस है। बैंक्स के रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स टिपिकली 30 to 45% एनुअलाइज्ड रेंज में होते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस एंड आरबीआई डिस्क्लोजर्स, जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए काफी हाई मार्जिन बिजनेस बनाता है। इसके अलावा एनुअल फीस 500 रुपीज से 5000 रुपीज से ऊपर तक रेंज करते हैं और हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर के थ्रू भी अर्निंग होती है। अगर हम नंबर्स देखें तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स के टोटल रिटेल लोन बुक का 10 to 15% हिस्सा अनसिक्योर्ड लेंडिंग इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड्स का होता जा रहा है, जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ये सेगमेंट बैंक्स के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि यहां यील्ड्स सिक्योर्ड लोन से काफी ज्यादा होती हैं। एनबीएफसीज इस क्रेडिट एक्सपेंशन स्टोरी का हाई ग्रोथ इंजन है। ये कंपनीज उन सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं जहां पर बैंक्स की रीच लिमिटेड होती है, स्पेशली स्मॉल टिकट लोन्स और क्विक अप्रूवल्स के थ्रू। इंडिया में फिनटेक ड्रिवन एनबीएफसी लेंडिंग ने रैपिड स्केल अचीव कर लिया है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बाय ट्रांस यूनियन सिबिल एंड क्रिसिल ये सजेस्ट करते हैं कि FY25 में 10 करोड़ से ज्यादा स्मॉल टिकट कंज्यूमर लोन सैंक्शन हुए, जिसमें मेजॉरिटी स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स और कंज्यूमर फाइनेंसिंग के थे। एवरेज टिकट साइज 10,000 से 60,000 रुपए के बीच में होता है, जो मास कंजम्पशन को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। इस सेगमेंट में एक लीडिंग एग्जांपल है बजाज फाइनेंस, जिसका कस्टमर बेस ओवर 8 करोड़ क्रॉस कर चुका है अकॉर्डिंग टू कंपनी फाइलिंग्स, और ये हर क्वार्टर मिलियंस ऑफ न्यू लोन्स को ऐड करता है। एनबीएफसीज का फोकस होता है फास्ट डिस्बर्सल, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। यहाँ मार्जिन्स बैंक से हायर होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स 18 to 36% की रेंज में चार्ज किए जाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये रिलेटिवली लोअर क्रेडिट क्वालिटी बोरोर्स को सर्व करते हैं। इसी वजह से एनबीएफसीज का जो एनपीए रेशियो है वो अनसिक्योर्ड सेगमेंट में बैंक से हायर रहता है। फिनटेक कंपनीज ने क्रेडिट एक्सेस को कंप्लीटली रीडिफाइन कर दिया है, जैसे कि पेटीएम एंड लेजी पे। इनका फोकस है स्पीड, कन्वीनियंस और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बाय पीडब्ल्यूसी एंड रेडसियर के अकॉर्डिंग बीएनपीएल और इंस्टेंट स्मॉल टिकट लोन्स के थ्रू एक नया बोरोवर सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स डिजिटल ऑनबोर्डिंग के थ्रू यूजर्स को मिनट्स में क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, और इस सेगमेंट में अप्रूवल प्रोसेस ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता है और केवाईसी कंप्लीटली ऑनलाइन होता है। बीएनपीएल ट्रांजैक्शंस का साइज रैपिडली ग्रो कर रहा है, जहां पर एवरेज टिकट साइज 2000 से 10,000 रुपए होता है, लेकिन वॉल्यूम काफी हाई होता है। ये सेगमेंट स्पेशली यंग यूजर्स और फर्स्ट टाइम बोरोवर्स को टारगेट करता है, जो पहली बार फॉर्मल क्रेडिट इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं। फिनटेक कंपनीज का रेवेन्यू मॉडल लार्जली पार्टनरशिप्स पर बेस्ड होता है। ये बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ कोलैबोरेट करके लेंडिंग प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कमीशंस या फी इनकम को जनरेट करते हैं। ये इकोसिस्टम अप्रोच उन्हें स्केल अचीव करने में हेल्प करता है विदाउट टेकिंग फुल बैलेंस शीट रिस्क। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो ये तीनों सेगमेंट्स एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। बैंक्स कैपिटल और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एनबीएफसीज रीच और ग्रोथ को ड्राइव करते हैं, और फिनटेक कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन और यूजर एक्विजिशन को एक्सेलरेट करते हैं। इंडिया में अनसिक्योर्ड लैंडिंग का शेयर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड प्लस पर्सनल लोन सेगमेंट मिलकर रिटेल क्रेडिट ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर बन चुका है। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, गिवन द लो पेनिट्रेशन लेवल्स एंड राइजिंग कंजम्पशन डिमांड। अब तक जो क्रेडिट ग्रोथ की स्टोरी हमने देखी वो काफी स्ट्रॉन्ग और साथ ही अपॉर्चुनिटी ड्रिवन लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर फाइनेंशियल बूम के साथ एक हिडन रिस्क लेयर भी होती है, जो शुरू में विजिबल नहीं होती। जैसे जैसे क्रेडिट एक्सेस इजी होता है, वैसे वैसे मिसयूज की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। इंडिया में अब ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दिखने लगे हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन का सबसे पहला डाउनसाइड होता है राइजिंग डिफॉल्ट्स। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट्स 6700 करोड़ रुपीस से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें रफली 28% का ईयर ऑन ईयर जंप देखा गया है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि ट्रेंड में कंसर्न क्रिएट करती है। अगर ब्रॉडर अनसिक्योर्ड लैंडिंग को हम देखें तो पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स मिलकर रिटेल एनपीएस का एक इंक्रीजिंग शेयर बन रहे हैं। यहाँ एनपीएस का मतलब है ऐसे लोन्स जहां पर बोरोवर्स 90 दिन या 90 डेज तक पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो लोन्स बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देते हैं।
2020 के बाद से अनसिक्योर्ड सेगमेंट में ऐसे डीलेड या फिर अनपेड लोन्स मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुए हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि बोरोवर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी प्रेशर में आ रही है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट ये है कि इंडिया में टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग अमाउंट ओवर 2 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका है, बेस्ड ऑन आरबीआई बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि सिस्टम में ऑलरेडी काफी लार्ज अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड एक्सपोजर एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें इवन स्मॉल परसेंटेज डिफॉल्ट होता है तो एब्सोल्यूट नंबर्स काफी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये ट्रेंड स्पेशली अर्बन सैलरी क्लास और साथ ही यंग बोरोवर्स में ज्यादा विजिबल है, जहां पर लाइफस्टाइल स्पेंडिंग और इजी क्रेडिट एक्सेस दोनों कंबाइन हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड्स का सबसे क्रिटिकल रिस्क होता है उनका हाई इंटरेस्ट structure. Now, according to major bank disclosures and RBI regulated credit card policies, India में credit card interest rates typically 24 से 55% annually के बीच होते हैं। अगर इसे हम मंथली टर्म्स में देखें तो ये रफली 2 से 4% पर मंथ के रेंज में होता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है जब यूजर फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट रीपे नहीं करते। जैसे ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, इंटरेस्ट इमीडिएटली अप्लाई होने लग जाता है, और ये सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि कंपाउंडिंग बेसिस पर लगता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी यूजर ने 50,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग कैरी किया और उसने सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया, तो एक साल में वो अमाउंट इजीली 65 से 70,000 तक पहुंच सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट। ये डेट स्नोबॉल इफेक्ट है, जहां पर डेट अपने आप ग्रो करता रहता है। इसके अलावा हिडन चार्जेस भी एक मेजर फैक्टर होते हैं। लेट पेमेंट फीस 500 से 1200 रुपए तक हो सकती है, ओवर लिमिट चार्जेस और जीएसटी अलग से ऐड होता है। ये सब मिलकर इफेक्टिव कॉस्ट को और इंक्रीज कर देते हैं। क्रेडिट सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट है फाइनेंशियल अवेयरनेस का लैक। एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि 35 से 40% यूजर्स को एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। काफी लोग सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू देकर अज्यूम ये कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी लायबिलिटी को मैनेज कर लिया है। रियलिटी में मिनिमम पेमेंट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ होता है। यूजुअली मिनिमम ड्यू टोटल आउटस्टैंडिंग का 5% के आसपास होता है। इसका मतलब है कि 95% अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता रहता है। इस बिहेवियर का डायरेक्ट रिजल्ट होता है ओवर स्पेंडिंग। लोग कैशबैक ऑफर्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और ईएमआई ऑप्शंस के चक्कर में अपनी एक्चुअल रीपेमेंट कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर देते हैं। धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है जहां पर स्पेंडिंग कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। यंग पॉपुलेशन, जो इंडिया की मेजॉरिटी है, इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। फर्स्ट टाइम अर्नर्स और न्यू क्रेडिट यूजर्स अक्सर शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं बिना लॉन्ग टर्म कॉस्ट को फुली समझे। इस सेक्शन का एसेंस ये है कि क्रेडिट एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर अवेयरनेस और डिसिप्लिन के बिना यूज किया गया तो ये इजीली एक डेट ट्रैप में कन्वर्ट हो सकता है, जहां से निकलना प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट हो जाता है। जब क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो रेगुलेटर का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है। नाउ आरबीआई का प्राइमरी फोकस होता है कि फाइनेंशियल सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल रहे और एक्सेसिव रिस्क बिल्ड ना हो। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट यानी कि क्रेडिट कार्ड्स प्लस पर्सनल लोन्स में ग्रोथ 20 to 25% ईयर ऑन ईयर के आसपास रही है, जो कि ओवरऑल बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ से काफी ज्यादा है। इसी रैपिड एक्सपेंशन को देखते हुए आरबीआई ने 2023-24 में अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स पर रिस्क वेट्स 25% तक इंक्रीज किए, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होता है कि बैंक्स को अब सेम लोन देने के लिए ज्यादा कैपिटल एलोकेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर पहले 100 रुपए का अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए 10 से 12 रुपए कैपिटल सफिशिएंट था, अब उसके लिए 12 से 15 रुपए तक कैपिटल रखना पड़ सकता है। ये लेंडिंग को थोड़ा सा कॉशियस बना देता है। साथ ही सिस्टम में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग भी ओवर 2 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है, जो ये इंडिकेट करता है कि अनसिक्योर्ड एक्सपोजर रैपिडली बिल्ड हो रहा है। अगर इसमें डिफॉल्ट्स इंक्रीज होते हैं तो सिस्टमैटिक रिस्क भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिंक को समझना जरूरी है। जब आरबीआई लेंडिंग नॉर्म्स को टाइटन करता है और रिस्क परसेप्शन चेंज होता है तो इसका इंपैक्ट सिर्फ बैंक्स तक लिमिटेड नहीं रहता। ये चेंजेस डायरेक्टली फाइनेंशियल मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट ग्रोथ, डिफॉल्ट्स और रेगुलेशन, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर स्टॉक मार्केट के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी कनेक्शन को समझने के लिए अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स के इंपैक्ट पर फोकस करते हैं। क्रेडिट ग्रोथ का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का इंपैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। जब लेंडिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसका इफेक्ट बैंक्स की अर्निंग्स, लिक्विडिटी और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर क्लियरली दिखाई देता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का वेट काफी सिग्निफिकेंट है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स कॉम्पोजिशन डेटा फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बेंचमार्क इंडाइसेस में बैंक्स का कंबाइंड वेट रफली
भी 35 से 40% के आसपास होता है। हिस्टोरिकल ट्रेंड को अगर हम देखें तो जब क्रेडिट ग्रोथ 15 to 20% की रेंज में होती है तो बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स भी डबल डिजिट ग्रोथ शो करती है, जिससे बैंक स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2021 से 2023 के पीरियड में स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ के साथ बैंक निफ्टी ने सिग्निफिकेंट रैली दिखाई थी। लेकिन जब एनपीएज इंक्रीज होने लगते हैं तो बैंक्स को प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ती है। अगर जीएनपीए रेशियो 2% से बढ़कर 4 से 5% की रेंज में जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी शार्पली इंपैक्ट होती है। ऐसे फेजेस में बैंकिंग स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर आता है। क्रेडिट एक्सपेंशन का एक मेजर इंपैक्ट लिक्विडिटी पर भी होता है। जब बैंक्स और एनबीएफसीज ज्यादा लेंडिंग करते हैं तो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होने लगता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंजम्पशन डिमांड पर पड़ता है। इंडिया की जीडीपी का 55 से 60% हिस्सा कंजम्पशन ड्रिवन है। इसीलिए जब क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट होती है तो एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में डिमांड भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑटो सेक्टर में रिटेल फाइनेंसिंग का शेयर 70 to 80% सेल्स तक होता है। यानी अगर क्रेडिट अवेलेबिलिटी टाइट हो जाती है तो डायरेक्टली सेल्स इंपैक्ट होती है। इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ईएमआई बेस्ड परचेजेस का शेयर रैपिडली इंक्रीज हुआ है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग का रैपिड ग्रोथ एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर भी हो सकता है। जब क्रेडिट ग्रोथ इनकम ग्रोथ से ज्यादा फास्ट हो जाता है तो सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर अनसिक्योर्ड लोन ग्रोथ ओवर 25% सस्टेन होती है और साथ ही डेलिंक्वेंसी रेट यानी कि मिस्ड पेमेंट्स 3 to 5% की रेंज में बढ़ने लगता है तो ये स्ट्रेस का सिग्नल होता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स क्रेडिट ग्रोथ वर्सेस एनपीए ट्रेंड्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अगर क्रेडिट फास्ट ग्रो कर रहा है लेकिन साथ में डिफॉल्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ये फ्यूचर मार्केट करेक्शन का इंडिकेटर बन सकता है। अगर हम मार्केट वार्निंग सिग्नल्स के बाद नेक्स्ट फेज को देखें तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म रिस्क के बावजूद इंडिया की क्रेडिट स्टोरी लॉन्ग टर्म में अभी भी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है। जो स्ट्रेस इंडिकेटर्स आज दिख रहे हैं वो साइकिल का नेचुरल पार्ट है, लेकिन बिगर ट्रेंड अभी भी एक्सपेंशन का ही है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक, इंडिया में टोटल क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी जीडीपी के अप्रोक्सीमेटली 55 से 60% के आसपास है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये रेशियो 100 to 150% से ऊपर तक होता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में क्रेडिट का यूज अभी भी अंडर डेवलप्ड है और साथ ही आगे ग्रोथ के लिए भी काफी स्पेस अवेलेबल है। रिटेल क्रेडिट सेगमेंट, जो कि इस स्टोरी का कोर ड्राइवर है, ऑलरेडी फास्टर ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ सालों में अनसिक्योर्ड लेंडिंग 20 to 25% ईयर ऑन ईयर के रेट से ग्रो हुई है, जबकि ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ 12 to 16% ईयर ऑन ईयर रेंज में रही है। ये डाइवर्जेंस शो करता है कि कंजम्पशन लेड क्रेडिट डिमांड फ्यूचर में भी स्ट्रांग रह सकती है। साथ ही इंडिया का मिडिल क्लास रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगले 5 से 7 सालों में इंडिया का कंज्यूमिंग क्लास सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, जो नेचुरली क्रेडिट डिमांड को पुश करेगा। इसके अलावा अर्बनाइजेशन रेट भी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, जिससे कि फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का रीच भी बढ़ रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम ऑलरेडी देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर रहा है। मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 15 to 18 लाख करोड़ रुपीस के रेंज में है, जो इंडिकेट करता है कि डिजिटल पेमेंट्स डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रेडिट प्रोडक्ट्स भी इजीली स्केल किए जा रहे हैं, जिससे ऑनबोर्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दोनों सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज भी स्टोरी का एक की पिलर है। इंडिया की मीडियन एज अराउंड 28 ईयर्स है और ये वर्किंग एज पॉपुलेशन अगले कई सालों तक इनकम अर्न करेगी और कंजम्पशन को ड्राइव करेगी। ये फैक्टर क्रेडिट ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने में हेल्प करेगा। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया एक क्रेडिट एक्सपेंशन फेज में है, जहां ग्रोथ अभी इनिशियल टू मिड स्टेज में है, ना कि मैच्योरिटी फेज में। इस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड को समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इन्वेस्टर इस अपॉर्चुनिटी को कैसे अप्रोच करते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ ग्रोथ को कैप्चर करने पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबल और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पर होना चाहिए। बैंक्स इस थीम का फाउंडेशन होते हैं और रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ को प्रोवाइड करते हैं। लार्ज प्राइवेट बैंक्स रिटेल क्रेडिट ग्रोथ का डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं। इन बैंक्स के लोन बुक कंसिस्टेंटली डबल डिजिट रेट से ग्रो कर रहे हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स टिपिकली 3.5 से 4.5% रेंज में स्टेबल रहते हैं। जैसे जैसे क्रेडिट डिमांड बढ़ती है, इनकी अर्निंग्स बेस भी एक्सपैंड होते हैं, जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को सपोर्ट करता है। एनबीएफसीज इस इकोसिस्टम का हाई ग्रोथ सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपनीज अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स को टारगेट करती हैं और फास्टर एक्सपेंशन को अचीव करती हैं। एग्जाम्पल है बजाज फाइनेंस। इसने स्ट्रॉन्ग कस्टमर एडिशन और लोन ग्रोथ दिखाई है, जिसका कस्टमर बेस ओवर 8 करोड़ क्रॉस कर चुका है। एनबीएफसीज हायर यील्ड्स को जनरेट करते हैं, लेकिन उनका एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लेंडिंग में ज्यादा होने की वजह से रिस्क भी एलिवेटेड रहता है। फिनटेक कंपनीज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं।
प्लेटफॉर्म्स डिजिटल ऑनबोर्डिंग और इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस के थ्रू नए बोरोअर्स को सिस्टम में ला रहे हैं। ये सेगमेंट अभी इवॉल्विंग फेज में है, जहां पर ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेगुलेशन से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। क्रेडिट एक्सपेंशन का इनडायरेक्ट इंपैक्ट कंजम्पशन सेक्टर्स पर पड़ता है। ऑटो सेक्टर में रिटेल फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन 70 to 80% सेल्स तक होता है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स बाय सीएम, जो ये क्लियरली शो करता है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी डिमांड को ड्राइव करती है। एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स में भी ईएमआई बेस्ड परचेजेस का शेयर इंक्रीज हुआ है। जब क्रेडिट इजी होता है तो इन सेक्टर्स की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइकिल को समझना। जब क्रेडिट ग्रोथ हाई होती है, रिटर्न्स अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इसी फेज में रिस्क भी बिल्ड हो रहा होता है। अगर अनसिक्योर्ड लेंडिंग ग्रोथ ओवर 25% सस्टेन करे और साथ में डेलिंक्वेंसी रेट भी इंक्रीज होने लगे, तो ये सिग्नल होता है कि साइकिल ओवरहीटिंग फेज में एंटर कर रहा है। ऐसे में सिलेक्टिव अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम पूरे डिस्कशन को एक साथ देखें तो इंडिया का क्रेडिट कार्ड कल्चर एक डुअल रियलिटी को प्रेजेंट करता है। एक तरफ ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है, जहां पर राइजिंग क्रेडिट यूसेज कंजम्पशन को बूस्ट कर रहा है, बिजनेसेस को स्केल दे रहा है और इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर रहा है। दूसरी तरफ ये एक रिस्क ड्रिवन सिस्टम भी है, जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग डिफॉल्ट्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी डेट ट्रैप को क्रिएट कर सकती है। नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि क्रेडिट इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 8 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 18 से 20 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग 20 से 25% की ग्रोथ दिखा रहा है और क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी 8% से कम है। ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी सिग्नल करता है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि सिस्टम अभी सेंसिटिव फेज में है, जहां पर ग्रोथ और रिस्क दोनों साथ साथ बिल्ड हो रहे हैं। रेगुलेटरी एक्शंस जैसे कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर फोकस ये इंडिकेट करता है कि अथॉरिटीज भी इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स भी इसी बैलेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पर क्रेडिट ग्रोथ रैली को फ्यूल करती है और राइजिंग एनपीएस करेक्शन का सिग्नल देते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इंडिया एक क्रेडिट एक्सपेंशन फेज में है, जहां पर स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स यानी कि यंग पॉपुलेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और राइजिंग इनकम लेवल्स इस ट्रेंड को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब लेंडिंग डिसिप्लिन हो और बोरोवर्स फाइनेंशियली अवेयर हो। इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे यहां पर सिंपल है। ये थीम हाई पोटेंशियल रखता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करने लायक नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कंट्रोल्ड रिस्क एक्सपोजर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ ही इस अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिवली कैप्चर किया जा सकता है। एंड में ये कहना सही होगा कि क्रेडिट खुद में ना ही अपॉर्चुनिटी है और ना ही थ्रेट। ये एक टूल है। अगर सही तरीके से इसे यूज किया जाए तो ये वेल्थ क्रिएट करता है, अगर गलत तरीके से इसे यूज किया जाए तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेस का रीजन भी बन जाता है। इसी बैलेंस को समझना ही इस पूरी स्टोरी का कोर है। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट योर व्यूज। मैं हूं गौरी और मैं मिलूंगी आपसे द इंडिया स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.